Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Hoping everybody is fine, everybody is safe and sound. Well, bete, let us start our today's lecture. We see that it's a question answer session basically. Today's lecture is a question answer session, and we got your feedback, and you are having certain questions which are popping up in your mind and you want to get the answers. So we welcome your questions and we are here to facilitate you by answering all these questions which are appearing in your mind. तो बेटे क्वेश्चन आंसर सेशन है आज आपका, और क्वेश्चन आंसर सेशन इसलिए रखा जा रहा है हर सब्जेक्ट के लिए ताकि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई फीडबैक आपकी आती है इस तरह की जिनके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना ज़रूरी बन जाता है तो आपको सेटिस्फाई किया जाए। तो बेटे देखते हैं कि इस दफ़ा जो है क्या क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ़ बच्चों ने छोटे छोटे क्वेश्चंस जो कि इनके जहन में चीज़ें ज़रा क्लियर नहीं है और वह सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। जी बेटे, एक बच्चे ने ये सवाल पूछा, एक स्टूडेंट ने, कि MCQs जो चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 है, फर्स्ट चैप्टर द डाइंग सन, सेकेंड चैप्टर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, और इसी तरह से थर्ड चैप्टर आपका है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो बेटे बच्चों ने पूछा है कि इसके जो सिनोनिम्स हैं वो कम हैं, यानी जो सिनोनिम्स नोट्स के अंदर मौजूद हैं वो शायद कम है, क्या उससे ज़्यादा भी चैप्टर में से कहीं से सिनोनिम जो है वो आ सकते हैं। तो बेटे जब मैंने आपको ये टेक्स्ट पढ़ाना शुरू की थी तभी आपको ये वाज़े किया था कि जितने भी एक्सपेक्टेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जिसके सिनोनिम्स बन सकते हैं उसके आप वो सब के सब जो है वो चैप्टर से ले लिए जाते हैं, हर पैराग्राफ में से डिफ़िकल्ट वर्ड्स निकाल लिए जाते हैं और फिर वो ऑप्शन के साथ आपको एक्सरसाइज में दे दिए जाते हैं ताकि आप करेक्ट आंसर को टिक कर सको। ठीक है जी। तो जब मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाती हूँ तो कोशिश यही होती है कि जितने भी इसमें वर्ड्स आ सकते हैं, मे भी कोई इक्का दुक्का वर्ड जो है उस पैराग्राफ में वो हमारे एक्सरसाइज में मौजूद ना हो, एक्सरसाइज में मौजूद सिनोनिम्स में ना हो, तो उसको वो वर्ड भी आपको बोर्ड पे लिख दिया जाता है। तो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड भी आपको दिया जा सकता है उसके 4 ऑप्शंस बनाकर, और 4 ऑप्शंस में से एक जो है वो एक्यूरेट है, नियरेस्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर है, और बाकी 3 जो है वो ज़ाहिर है वो आप उसके मीनिंग जब आप उसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हो टेक्स्ट के साथ तो वो मीनिंग वहाँ पर सेट नहीं बैठते। तो लिहाजा आपका काम ये होना चाहिए कि हर चैप्टर में जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको बेटे इस वोकैबुलरी को याद कर लें। बहुत से वर्ड्स से आप फेमिलियर भी हैं, पहले भी कर चुके हैं, आपकी याददाश्त में पहले से भी ये वर्ड्स मौजूद हैं। बेटे मज़ीद जो है मज़ीद भी कोशिश करें कि जो वर्ड अभी याद नहीं हुए, सेकेंड ईयर की इंग्लिश में बहुत से नए वर्ड्स हैं, बड़ी अच्छी वोकैबुलरी है आपके लिए, और ये वोकैबुलरी कितनी कारआमद होगी आपके लिए। आप इंग्लिश लर्न कर रहे हो, आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो ये वोकैबुलरी आपका जो अनसीन ट्रांसलेशन पैसेज होगा उसमें भी आप यूटिलाइज़ करोगे। इसके अलावा जो ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन होगा उसमें भी आपके पास वर्ड्स का एक ख़जाना होगा, आपके पास ज़ख़ीरा होगा, एक स्टोरेज होगा, आप आराम से अपनी वोकैबुलरी को इस्तेमाल में ला सकते हो। ठीक है जी। तो ये है कि जो सिनोनिम्स जो आपको दिए गए एक्सरसाइज में सफिशेंट है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कवर करते हैं। इसके अलावा भी टेक्स्ट पढ़ने के दौरान अगर आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा लग रहा है जिसका सिनोनिम एक्सरसाइज में नहीं मिल रहा तो आप उसका मीनिंग ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि वो आपको कहीं से भी आ सकता है, वर्ड तो कहीं से भी आ सकता है, और उसकी ऑप्शंस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसका एक्यूरेट आंसर तो एक्यूरेट ही रहेगा। हाँ, 4-3 ऑप्शंस मज़ीद उसके साथ एडजस्ट करना कोई सी भी वो मुश्किल काम नहीं होता। तो आप अच्छी तरह से टेक्स्ट की प्रिपरेशन करिएगा, अपने लेसन को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। ठीक है जी बेटे, ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर हुआ। एक स्टूडेंट ने ये सवाल किया है कि चूँकि आजकल बेटे आपको टेंसेस भी करवाए गए हैं, और टेंसेस करवाने का मकसद ये था कि आपका पेपर में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, अनसीन पैसेज को ट्रांसलेट करना है। तो बेटे बच्चे जो है इसके लिए उन्हें चाहिए कि टेंसेस जो है उस पर ग्रिप होना चाहिए, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, वोकैबुलरी पे और ग्रामर रूल्स पे उनकी ग्रिप जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब इसलिए आपको टेंस करवाए गए, दोबारा से रिवाइज़ करवाए गए, आप ये पहले कर चुके हुए हैं। विद एक्टिव पैसिव वॉइस हमने ट्रांसलेशन जो है वो की, ताकि ट्रांसलेशन जो पैसेजेस हैं उनको बाद में हम आसानी से सॉल्व कर सकें। अब क्वेश्चन ये है
कि चूँकि मैंने आपको डेफिनेशन करवाई है, हर टेंस की डेफिनेशन साथ साथ करवाई है, एग्जांपल्स करवाई हैं, तो बच्चों ने सवाल किया है कि क्या बोर्ड में कोई ऐसा सवाल आ सकता है कि जिसमें हमसे डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज़ ट्रांसलेशन, डिफाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कोई ऐसा सवाल हमें दिया जा सकता है? नहीं बेटे, ऐसा FSC पार्ट 2 लेवल पे ऐसा कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ये सिर्फ टेंस रिविजन करवाई गई है, रिवाइज करवाए गए हैं ताकि आप ट्रांसलेशन पैसेजेस को अच्छी तरह से कर सको। ठीक है जी, तो कोई डेफिनेशन इस तरह से नहीं आएगी। फिर एक बच्चे ने ये सवाल किया है कि एसेस जो है क्या उसमें हमें कोटेशंस लिखनी चाहिए? बेटे हमने अभी एसेस स्टार्ट नहीं किए, इंशाल्लाह जल्द ही एसेस की तरफ भी आएंगे और उसमें लाजमन कोटेशंस लिखना है ताकि आपका जो वो मटेरियल है वो ज़्यादा वेटी हो जाए, स्कोरिंग हो जाए। उसमें आपको 6 से 7 कोटेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ पैराग्राफ के बाद जहाँ एडजस्ट करना है, जो रेलेवेंट है पैराग्राफ से, वो आप ज़रूर डालेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे जो है उसमें कोटेशन 100% आपको लाजमी लिखना है, लाजमी लिखना है। ठीक है, 6 से 7 कोटेशंस कहीं नहीं गई बेटे, वो आपने करना ही होंगी। वो जब मैं आपको करवाऊंगी इंशाल्लाह एसेस, तो आपके साथ कोटेशंस भी शेयर कर लिया करूँगी ताकि आपके पास उस स्पेसिफ़िक ऐसे की जितने अच्छे अच्छे कोट्स दस्तयाब हैं, मिल सकते हैं, वो मैं आप तक पहुँचा दूँ। ठीक है बेटे। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे पास बेटे ये आया है कि चूँकि नोट्स यूनिक में अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि जब किसी फैमिली से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं तो उसके बाद ये सिलसिला जारी रहता है। उन्हीं बच्चों के छोटे बहन भाई, कज़न्स वगैरह भी एडमिशन ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको अच्छा यहाँ से अच्छी पढ़ाई मिल रही है। टेस्ट का एक पूरा भरपूर एक आपको सिलसिला जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इसलिए कहा जा रहा है कि एक बच्चे ने मुझे ये कहा कि मिस एंड ऑफ टर्म लेसन है, एंड ऑफ टर्म, और उसमें कोई MCQ नंबर 5 है, MCQ नंबर 5 है और उसमें वर्ड क्या था? वर्ड है टर्निंग ओवर, टर्निंग ओवर। ठीक है, तो टर्निंग ओवर के साथ मेरे पास जो ऑप्शन थी मेरी बुक के अंदर, मेरे पास जो एडिशन मौजूद है नोट्स का, वो लेटेस्ट एडिशन है। मेरे पास ऑप्शन थी नंबर 1 आस्किंग, नंबर 2 अटेंडिंग और नंबर 3 रिक्वेस्टिंग एंड नंबर 4 अवेलिंग ऑफ। मैंने आपको आंसर दिया अवेलिंग ऑफ क्योंकि वो तीनों ऑपोजिट वर्ड्स हो जाते हैं, तो मेरे पास करेक्ट आंसर आ गया। टर्निंग ओवर मीन अवेलिंग ओवर। तो कुछ नोट्स पुराने भी हो सकते हैं, पुराने एडिशन भी आपके कज़न्स के, आपके भाई बहन भाइयों के हो सकता है। देखिए हर साल जो है वो रिवाइज़ किया जाता है नोट्स को और इसमें छोटी छोटी कोई मॉडिफिकेशन हो जाती है, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो की जाती है। तो हो सकता है कि आपके पास कोई पुराना एडिशन हो और वहाँ पर टर्निंग ओवर के साथ उन्होंने आंसर जो है उसका रोलिंग ओवर लिखा हुआ है। मेरे बाकी तीनों ऑप्शंस यही हैं, आस्किंग, अटेंडिंग, रिक्वेस्टिंग, और ये इसका मीनिंग नहीं हो सकती। तो मेरे पास अवेलिंग ऑफ था, मैंने आपको वो ऑप्शन दी। आपके पास अगर आपके नोट्स के अंदर रोलिंग ओवर है तो रोलिंग ओवर ऑल्सो मीन द सेम। ठीक है, टर्निंग ओवर मीन टू टेक मोर डोज, टू टेक मोर स्लीप, के मज़ीद ऊँघना, नींद लेना। तो रोलिंग ओवर भी हो सकता है, अवेलिंग ओवर भी, अवेलिंग ऑफ भी हो सकता है। ठीक है बेटे, समझ के। मेरे पास चूँकि ये ऑप्शन अवेलिंग ऑफ थी नोट्स में, मैंने ये टिक करवाई। और मे बी आपके पास जो नोट्स थे कोई पुराना एडिशन हो सकता है, उसमें वो रोलिंग ओवर लिखा हुआ था, तो आप रोलिंग ओवर भी उसको कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अवेलिंग जब मौजूद नहीं है तो करेक्ट आंसर रोलिंग ओवर ही है। ठीक है जी बेटे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप में से एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया, हमने एंड ऑफ टर्म पढ़ा और उसमें ये पढ़ा कि द राइटर ही couldn't afford certain things, he was having certain wishes which couldn't be fulfilled, कि राइटर की बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी थी डेविड डेशिस की जो पूरी ना हो पाई। ठीक है, तो अब एक बच्चे ने ये क्वेश्चन किया है कि हाउ कुड द फैमिली अफोर्ड अ मेड when the children were not in a position to get an ice cream or to get a slider or any lolly wafers etc. बच्चे ने पूछा है कि जनाब एंड ऑफ टर्म में एक मेड जो है वो पेरेंट्स ने कैसे अफोर्ड कर ली, जबकि बच्चा जो है उसके पास कैंडीज़ के लिए पैसे नहीं है, बच्चे के पास आइसक्रीम के लिए पैसे नहीं है और वो हंस से देख रहा है। बेटे इस तरह से है, देखिए हमें ये नहीं बताया गया कि ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, डेविड डेशिस ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, ये हमें नहीं बताया गया। हाँ, एक मॉडरेट फैमिली है, कुछ घर के पर्पसेस के लिए मेड का जब जिक्र किया है तो लाजमी उन्होंने रखी होगी। नंबर 2 ये कि देखो
all the three including David, Lionel and Sylvia, they got money each day from their parents, but they were in habit of keeping this money in a box. They did not spend anything on themselves. तो वो सारी मनी जो है वो सेव हो जाया करता था, उनको पैसे मिल रहे हैं, वो इतने गरीब नहीं है कि आइसक्रीम ना ले सके, कैंडीज़ ना ले सके, उनको रूटीन में पैसे मिल रहे हैं। और ये जिक्र किया गया है चैप्टर के अंदर कि वो उसको मनी बॉक्स के अंदर इन पैसों को सेव किया जा रहा है, बचत की जा रही है ताकि किसी और अच्छे पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जा सके और उसे कैंडीज़ और आइसक्रीम पर खर्च ना किया जाए। आपने पढ़ा ना, वो ये चाहता था कि मिरेकलसली any ice cream man or any shopkeeper miraculously might have handed over them some candies or some sliders or cornet कि मौजूदाती तौर पर काश हमें ये मुफ्त ही मिल जाए। पैसे उनके पास हैं लेकिन वो क्या है, मनी बॉक्स में जा रहे हैं और मेड ऑफ फूड वो कर रहे हैं, उसका जिक्र है। बहुत लग्जरियस लाइफ का जिक्र नहीं किया गया, मे भी किसी खास पर्पज़ के लिए मेड जो है वो रखी है जो अफोर्डेबल है उनके लिए, ठीक है। और लॉलीज और ये जो कैंडीज़ हैं ये भी अफोर्डेबल हैं, लेकिन वो अपने मनी इस पर स्पेंड नहीं कर रहे बच्चे, वो इसको क्या कर रहे हैं, उसको सेव कर रहे हैं एक मनी बॉक्स के अंदर। ठीक हो गया बेटे, ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हुआ। अब एक क्वेश्चन ये था कि जो मैं चैप्टर्स आपको पढ़ाती हूँ, कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको उर्दू में इसकी समरी दिया करें, उर्दू में ज़्यादा तर्जुमा किया करें। बेटे मेरी भरपूर कोशिश होती है ताकि हर तरह के बच्चे अवेल कर सकें। जो उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन चाहते हैं उनको उर्दू में भी ट्रांसलेशन देती हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश भी करवा देती हूँ ताकि कुछ ऐसे बच्चे जो कि इंग्लिश में कन्वीनियंट महसूस कर रहे हैं उनको भी फैसिलिटी मिले। लेकिन हत्तल इम्कान कोशिश है कि समरी और बाकी चीज़ें उर्दू में भी साथ साथ आपको बताई जाती रहें। बेटे इसके अलावा एक क्वेश्चन और था आपका, एक बच्चे ने ये क्वेश्चन किया कि व्हाट डिड डेशिस विश्ड टू बाय इन हिज चाइल्डहुड, व्हाट डिड डेशिस विश्ड टू बाय इन हिज चाइल्डहुड, वो अपने चाइल्डहुड में क्या ख़रीदना चाहता था। तो आंसर आपके पास नोट्स में मौजूद है। ही वांटेड टू बाय अ ट्राईसाइकिल विच हिज पेरेंट couldn't afford that time, and this which later on converted into getting a bicycle which he purchased from the cash prize he won from एडनबर्ग यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब बच्चों ने ये लिखा है, जवाब तो ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग है कि वो ट्राईसाइकिल उसकी ख्वाहिश थी, फिर बाईसाइकिल उसकी ख्वाहिश थी जो उसने एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में अमाउंट से अपनी जो कैश प्राइस विन किया था उसने ख़रीद ली। बच्चे ये कहना चाह रहे थे कि इसमें ये क्यों नहीं लिखा हुआ कि वो कैंडीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था और आइसक्रीम भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, बाय नहीं कर सकता था। बेटा वो इसलिए बाय करने की ज़रूरत नहीं, वो नहीं लिखा हुआ, उनका जिक्र इसलिए नहीं किया हुआ कि वो क्या बाय करना चाहता था, ये लाजमी तौर पर क्लियर कट लिखा हुआ है। ही ओनली वांटेड टू बाय अ बाईसाइकिल फॉर हिमसेल्फ एंड अ ट्राईसाइकिल व्हेन ही वाज अ वेरी स्मॉल बेबी। ठीक है, तो उसमें अब देखें आइसक्रीम और कैंडीज़ वो बाय कर सकता था, लेकिन वो क्या था, ही वॉज अगेन आई वुड लाइक टू से दैट ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ सेविंग मनी इन अ मनी बॉक्स। So he didn't want to spend any penny on ice cream, sliders or candies. Rather he wanted these shopkeepers to provide him any if they wished it so. ठीक है जी, तो इसलिए ये अफोर्डेबिलिटी में थी, इसको वो बाय कर सकता था, वो डिलिबरेटली बाय नहीं कर रहा। और बाईसाइकिल जो है वो उसकी परचेजिंग पावर में नहीं थी, इसलिए इसका आंसर हमने सिर्फ ये लिखा कि ही वांटेड टू बाय अ बाईसाइकिल। ठीक है, अच्छा बेटे इसके अलावा एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बच्चे के पास की तरफ से ये सवाल आया है कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं क्या वो हमें सेम एज इट इज़ टेक्स्ट चैप्टर में से उठा के आंसर लेना चाहिए या उसमें मॉडिफिकेशन भी होती है। बेटा क्वेश्चन वेरी करते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि हमें कन्फाइंड रहना है राइटर्स के आइडियाज़ के साथ। जो आपका ऑथर है उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैप्टर में उसने जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं उस दायरे से बाहर नहीं निकलना जब तक कि आपके जनरल व्यूज़ नहीं मांगे जा रहे। जनरल व्यूज़ आपसे मांगे जा रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो आप उसमें लिख सकते हो, अदरवाइज़ क्या है, आपका जो चेकर है, एग्जामिनर है, वो ये जानना चाहता है कि आपने टेक्स्ट कितनी तवज्जो से पढ़ी है, क्या जो सवाल हमने पूछा है और राइटर ने उसके अकॉर्डिंग जो उसकी फीलिंग्स हैं, जो उसकी सेंसेशंस हैं, क्या वैसा ही जवाब दिया है आपने। ठीक है, तो वर्ड्स एज इट इज़ भी उसमें से आ जाते हैं, बाज़ दफ़ा लाइनें एज इट इज़ कोट आ जाती हैं और बाज़ दफ़ा उसमें थोड़ा मॉडिफाई भी करना पड़ता है। उन्हीं लाइन्स को हम सिंपल इंग्लिश में भी लिख देते हैं ताकि बहुत ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स भी आपको याद ना करना पड़े। ठीक है बेटा, इसके बाद एक सवाल जो है वो मेरे पास ये आया है
कि इडियम और फ्रेजेस जो हैं वो उनमें फ़र्क एक दफ़ा फिर बता दिया जाए। तो बेटे इडियम और फ्रेजेस जो हैं ये बड़ी तफसीली आपसे बात की थी, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी एंड इडियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन एक्सप्रेशन और अ फ्रेज एन idiomatic phrase। तो इट हैज़ अ फिगरेटिव, इट हैज़ अ मेटाफोरिकल मीनिंग, ठीक है, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग होता है एंड इट डजंट गिव अस एनी डायरेक्ट और लिटरल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। इट मीन्स टू से दैट idiom do not mean exactly, that the idiom do not mean exactly what is what it says, ठीक है, what the words says। idiom does not mean exactly what the word says। ये आपको मैंने बताया था। इडियम्स जो होते हैं, आप उर्दू में भी मुहावरे पढ़ते हो, इडियोमेटिक लैंग्वेज जो होती है मेटाफोरिकल है, आपकी मुहावराती लैंग्वेज है और उसमें हिडन मीनिंग जो है वो पोशीदा है। मेटाफोरिकल लैंग्वेज है, फिगरेटिव लैंग्वेज है। जो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं ये उन वर्ड्स की लिटरल मीनिंग नहीं है, एज इट इज़ मीनिंग नहीं है, ठीक है। जो वर्ड आपको दिए जा रहे हैं उसका एज इट इज़ मीनिंग नहीं है, उसका जो प्रोवर्बल मीनिंग है, इडियोमेटिक सेंस है, वो आपको ट्रेस आउट करनी है। और बेटे याद रखिएगा कि हम इडियम्स को अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। सपोज़ एक इडियम है टू सी आई टू आई, टू सी आई टू आई, ये क्या होगा, आंख में आंख डाल के देखना नहीं। इट मीन्स टू अग्री विद, किसी के साथ मुत्तफिक होना। हम इसको ये नहीं कह सकते, यानी टू अग्री विद समवन, हम ये नहीं कह सकते टू सी नोज टू नोज, टू सी हेड टू हेड, ठीक है बेटे। तो जो इडियम्स है ये मुहावराती लैंग्वेज है आपकी और ये फिगरेटिव लैंग्वेज है। तो जो वर्ड्स आपके पास मौजूद हैं और ये इडियम्स और ये फ्रेज जो हैं और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन और फ्रेजेस, ऑल द थिंग्स आर सेम, ये सेम थिंग ही, ठीक है जी। इसके हिडन मीनिंग्स आपको पढ़ना है। अच्छा, एक बच्चा ये पूछ रहा है कि जनाब ये इडियम्स चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैं और ये हमारी नज़र से इससे पहले इस तरह से नहीं गुजरे हुए, तो इन सबको याद कैसे किया जाए। तो बेटे जब ये सिलसिला शुरू हुआ था इसको याद करवाने का, उसी वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि आप रूटीन में 10 इडियम्स जो है उसको जहन में डालें, जहन नशीन करें। और इसीलिए मैं एक शेयर करती हूँ आपके साथ इजाफी जुमला भी, ताकि आपको पता चले कि इसका यूजेज और क्या हो सकता है इडियम्स का, ठीक है। अगर आपको मीनिंग पे ग्रिप आ गई तो फिर आप सेंटेंस आराम से उसका बना ही सकते हो। तो बेटी आप बहुत ज़्यादा जब इडियम्स इकट्ठे हो जाएंगे और आप उनसे फेमिलियर भी नहीं हैं, पहले ये पढ़े भी नहीं हैं, तो सब के सब जो है वो मिक्स हो जाएंगे, उनके मीनिंग मिक्स हो जाएंगे और आप उसको याद नहीं कर पाओगे। लिहाजा इसकी रेमेडी क्या है, सलूशन क्या है, अपनी रूटीन बना ले कि 10 इडियम्स हमने रोज़ाना याद करने हैं और रैंडम उसको अपनी नोटबुक पे लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है कि क्या हमें ये जहन नशीन हो गई है, इनके मानी आगे, आप उनके मतलब जो है जहन में बिठा लें। और कितनी अच्छी बात है कि अगर इडियम्स आपको आ जाए तो आप अनसीन पैसेज जो है, ट्रांसलेशन पैसेज, उसमें भी प्रोवर्बल स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। इडियोमेटिक आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आपकी वो जो ट्रांसलेशन है वो बहुत स्कोरिंग हो जाएगी, बड़ी वेटी हो जाएगी और अच्छे नंबर आएंगे आपके पास। फिर इसको आप जब ऐसे कर रहे हो, लिख रहे हो, ऐसे में भी ज़ाहिर है आपने बहुत तफसील से हर चीज़ को जो है पैराग्राफ में स्प्लिट करना है और लिखना है, तो आप उसमें भी ये अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। तो ये डिक्शन आपके पास आ जाता है, ये स्पीच आपके पास आ जाती है, ये वर्ड्स याद हो जाते हैं, तो ये आपकी एक इंग्लिश लर्निंग का हिस्सा बन जाएंगे। आप इंग्लिश के बेहतरीन अल्फाज जो है उस पर आपकी ग्रिप आ जाएगी, बेहतरीन वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में आ जाएंगे। तो इसको रूटीन बनाएं ताकि ये आपको याद हो सके। बेटे एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा है कि हमें ये गाइड करें कि प्रोनाउंस के सब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केसेस क्या होते हैं, पोजेसिव केसेस क्या होते हैं। तो ये मुझे बच्चे चाह रहे थे कि इसको थोड़ा सा रिपीट कर दिया जाए, ठीक है बेटे। चले इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज मेंट बाय अ प्रोनाउन। इट इज़ रिटन ओवर देयर। प्रोनाउन क्या है? इट इज़ अ वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ नाउन, ठीक है। एक ऐसा वर्ड जो कि नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, नाउन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, नाउन की जगह नाउन को रिप्लेस कर रहा है, वो क्या है? प्रोनाउन है। आपने बहुत अर्ली क्लासेस में ये सब पढ़ा है। फिर मैं बताती हूँ आपको कि सब्जेक्टिव केस क्या, व्हाट इज सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोजेसिव केस। सब्जेक्टिव केस है दे एक्ट एज द सब्जेक्ट, दे एक्ट एज द सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। वो केसेस कौन कौन से हैं हम उसके एक टेबल में आपको समझाती हूँ। और ऑब्जेक्टिव कौन से केसेस होते हैं? दे एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन, ठीक है। जो डूअर है, जो काम करने वाला है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। मफूल क्या है? जिस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ये बेटे ऑब्जेक्ट होगा।
पोजेसिव क्या होगा, दे शो पोजेशन। पोजेसिव केसेस हमें पोजेशन दिखाते हैं कि किसी की ओनरशिप में, किसी के पोजेशन में, किसी की मलकियत में कोई चीज़ है। ठीक है जी। अब देखें, मैं छोटे से ही बात कहना चाहूँगी कि प्रोनाउंस आपके कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं। आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाते हैं। ठीक है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आई और वी। आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा, यू, योर। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या कौन से होते हैं, ये होते हैं ही, शी, इट, दे। ठीक हो गया जी। ये आपके कहलाते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। ये सारे आपके पर्सनल प्रोनाउन हैं। और ये पर्सनल प्रोनाउन, इनमें सिंगुलर भी हैं, इनमें प्लूरल भी आ जाते हैं। ये जो टेबल ये मैंने बनाया है कॉलम, एक दफ़ा से फिर इसको देख लीजिएगा। ये सारे बेसिकली आपके पर्सनल प्रोनाउन है। ये मैंने लिखा यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे। ठीक है बेटे। यू दोबारा मैंने प्लूरल की वजह से लिख दिया है, वो आपको बताऊंगी। यू आप इसको दोबारा ना लिखें। ठीक है बेटे। इसके अलावा पर्सनल प्रोनाउंस के अलावा आपके पास कौन कौन से प्रोनाउन और आ जाते हैं, आपके पास आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। यहाँ मैं छोटा सा आपको लिख देती हूँ कि आपके जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, वो कौन कौन से होंगे बेटे, वो आपकी एडजेक्टिव क्लॉजेस में इस्तेमाल होते हैं। ये आपने 9th-10th में भी डिटेल पढ़ा होगा। एडजेक्टिव क्लॉजेस होती हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं। यानी वो दो और वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हु, हुज, whom, that, which। याद रखिएगा ये सब जो है आपकी वो क्लॉजेस जिनको ये वर्ड कंजक्ट करते हैं। कौन से वर्ड, हु, हुज, whom, that और which। जिन क्लॉजेस को ये वर्ड्स कंजक्ट करते हैं वो क्लॉजेस वो क्या कहलाती हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस। इनको एडजेक्टिव क्लॉजेस का नाम दिया जाता है। और ये जो प्रोनाउंस हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे मैं कहती हूँ द गर्ल हु इज सिटिंग ओवर देयर, द गर्ल हु के साथ कंजक्ट कर रही हूँ, हु इज सिटिंग ओवर देयर इज माई सिस्टर, कि जो लड़की वहाँ बैठी है वो मेरी बहन है। ठीक है जी। तो द गर्ल हु इज सिटिंग ओवर देयर इज माई सिस्टर। जी बेटे, ये आपको क्लियर हो गई बात कि आपकी जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से हैं, हु, हुज, whom, that और which। और जो किसको दो क्लॉजेस को कंजक्ट करते हैं जिनको, उनका नाम होता है एडजेक्टिव क्लॉजेस। ठीक है। अच्छा मज़े की बात है कि इन्हीं के साथ, इनमें वाई भी आ जाएगा, व्हेन भी आ जाएगा, इन्हीं के साथ जो है अगर हम क्वेश्चन स्टेटमेंट लगाते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, यानी जैसे Why are you making this water dirty? When did you go to school? ठीक है। तो जब ये स्टार्ट में वर्ड आ जाते हैं when, why, who, whose, whom, which, तो ये क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जी बेटे, ये आपके पास एक बड़ी अच्छी शक्ल इसके आ गई कि आपने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिए, आपने रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो समझ लिए, फिर आपने यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस समझ लिए कि ये हु, हुज, whom, which, और इसके अलावा वाई, इनके साथ जो स्टार्ट होगा वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे पर्सनल, वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जो कि एंड होते हैं सेल्फ पे। जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ, आपको बताती हूँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जिनके एंड में आता है सेल्फ। जैसे हिमसेल्फ, माई सेल्फ, herself, themselves।
ठीक है जी, ये आपने सीखा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं? द प्रोनाउंस विच टेक सेल्फ एटेंड, सेल्फ, ठीक है, जैसे हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, इट सेल्फ, जिनके आखिर में सेल्फ आता है। फिर हमने पढ़े पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एक और प्रोनाउन आपके साथ शेयर करना है, वो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउंस है बेटे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये मैं यहाँ से अरेज करती हूँ और मज़ीद एक छोटा सा डिस्कशन आपसे और करते हैं, क्योंकि आप लोग ये समझना चाहते थे, बच्चों ने मुझसे ये पूछा तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। बेटा नेक्स्ट आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? जो किसी चीज़ को इंडिकेट, विच इंडिकेट समथिंग, किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये इंडिकेट कर रही हैं, किसी चीज़ को सिग्नलाइज कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, तो इनको कहा जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हो गए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो गए, और कौन से होते हैं? जो किस चीज़ को सिग्नलाइज कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। ठीक है जी, ये तो आपने पढ़ लिया कि प्रोनाउंस की ये सारी टाइप्स हैं। अब असल चीज़ जो आपने इसके सब्जेक्टिव केस समझने हैं, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस, और वो किसके होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस के। और पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपको बताए आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउंस है। अब हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के जो सिंगुलर है, जो सिंगुलर में प्रोनाउंस आते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस, उनको देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है? उसका सब्जेक्टिव केस होता है आई, और जब इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, ऑब्जेक्ट मफूली हालत में आ जाएंगे तो वो मी बन जाएगा। जब इसका पोजेशन शो करेंगे, पोजेसिव केस में आ जाएंगे तो वो माइन बन जाएगा। ठीक है जी, तो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, 3 पर्सन होते हैं ना। तो फर्स्ट पर्सन आई सब्जेक्टिव केस होता है, और इसी का अगर ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे आई का तो वो मी होता है, और जब पोजेसिव इसका कहेंगे तो वो माइन होगा, पोजेशन को, ओनरशिप को शो करता है। इस तरह सेकंड पर्सन जो है उसका सब्जेक्टिव केस यू है, तुम्हारा, तुम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहेगा। हाँ, जब पोजेसिव केस को, पोजेशन को शो करेंगे तो योर्स, इट इज़ योर्स बैग। ठीक है, अच्छा, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी और इट, ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एन एक्शन। ही का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा हिम, और इसका पोजेसिव केस बनेगा हिज। ठीक है जी, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम और इसका पोजेसिव केस क्या है? पोजेसिव केस हिज। इसी तरह से शी जो है, शी खुद ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है, और इसका जो सब्जेक्टिव केस है, शी सब्जेक्टिव केस है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो हर बनेगा। इसी तरह से इसके पोजेसिव केस की तरफ आते हैं, तो पोजेसिव केस क्या होगा? शी का हर्स, उसका, ठीक है, पोजेशन को शो कर रहा है। इसी तरह से थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस इट, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही रहेगा, इट सब्जेक्टिव केस होता है, और ऑब्जेक्टिव भी इट ही रहता है, इसका और कोई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, और पोजेसिव में इट्स आ जाएगा क्योंकि पोजेशन को शो कर रहा है। ये आपने सिंगुलर किए, ये प्रोनाउन जो है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपने इसके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस किए, और ये सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ। अब हम ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जो है इनको प्लूरल, इनके प्लूरल प्रोनाउंस देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन में प्लूरल क्या होगा? सिंगुलर आई था तो प्लूरल वी होगा, और वही सब्जेक्टिव केस है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा अस, और पोजेसिव केस पोजेशन को शो कर रहा है तो आर्स आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन यू एक सिंगल बंदे को भी इंडिकेट कर रहा है, तुम, और तुमसे मुराद होल क्लास भी हो सकती है, तमाम लोगों को इंडिकेट करने के लिए क्लास में यू मस्ट डू योर होमवर्क नीटली, मैं कह सकती हूँ, मैं एक सिंगल स्टूडेंट को इंडिकेट कर सकती हूँ कि यू हैव टू डू योर वर्क वेरी नीटली, ठीक है, या यू हैव टू डू योर वर्क नीट बेटे। तो लिहाजा ये प्लूरल में भी यू आ गया, यहाँ पर सिंगुलर में यू था, यहाँ प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल्स की। तो यू जो है सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव भी यू रहता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस और कोई नहीं, लेकिन पोजेसिव केस में योर्स। इसी तरह से थर्ड पर्सन प्रोनाउन देखते हैं, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसके साथ? प्लूरल के साथ। थर्ड पर्सन में, यहाँ थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट था, और यहाँ प्लूरल में दे है, तो दे जो है वो सब्जेक्टिव केस कहलाता है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्टिव केस है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है जिस पे काम किया जा रहा है, ठीक है, वो देम होगा, देम।
और जब पोजेसिव केस पोजेशन को शो कर रहा है तो वो बन जाएगा देयर, बन जाएगा THEIR। ठीक है बेटे, होपफुली आपने ये देख लिया, बोर्ड आपको ये समझ में आ गई। एंड इफ़ यू माइट बी हैविंग फर्दर क्वेश्चंस तो यू मे आस्क इन योर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन। एक छोटे से सवाल और कहूँगी कि एक बच्चे ने ये पूछा है कि मैडम आर्टिकल्स हमें आर्टिकल करवा दें। तो बेटे आपने पार्ट ऑफ स्पीच करना है, आपने करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस करना है, और उसके लिए मैंने आपको जो सारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं जिनमें आर्टिकल भी शामिल है वो सब आपको करवाना है। ठीक है ना, ताकि आप डिटेल में समझ लें कि आर्टिकल क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ है। और वो मेरे पूरा एक डिटेल्ड वो सेशन चलेगा जिसमें हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो बहुत डिटेल में जाके जो है वो डिस्कस करने हैं, क्योंकि हमने हमारी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस उसी को बेस करेंगे। ये इंशाल्लाह मैं आपको अनकरीब जो है ये लेक्चर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। एंड बिफोर वी एंड देयर इज़ अ शॉर्ट मैसेज ऑफ द डे फॉर यू कि बेटे nothing can be achieved by being irresolute. So have determination, have resolution and strong purpose of life to get your plans accomplished. ठीक है बेटे, आप मेहनत करें अपने मकाम तक पहुंचने के लिए, कामयाबी पाने के लिए। मेहनत जो है वो क्या है, हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। तो मेहनत करें और इंशाल्लाह कोई वजह नहीं कि आप पीछे रहें, आप इंशाल्लाह तरक्की करेंगे। ठीक है बेटे, आप सबके लिए दुआ है। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।